हाँ, तो आज अपन क्लास 10th बिल्कुल नया फ्रेश बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2024-25 मान सकते हो जो सेशन ये आपका है। 100% अपन दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट कोर्स करेंगे। सोशल स्टडी एसएसटी का करेंगे कंप्लीट, साइंस का करेंगे, मैथ्स का करेंगे, इंग्लिश, हिंदी और सब संस्कृत ग्रामर भी, ये सभी अपन करने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोर्स कंप्लीट करेंगे। आपको कंटिन्यू क्लास एंजॉय करनी है, डेली आपको क्लास लेनी है। जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में एक लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। उस लाइव टेस्ट में भी आप सभी को शामिल होना है। जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को मिलेगा आपका, उतनी ज़्यादा क्लासेस बढ़ने वाली है। और ये मेरा दावा है, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, ऑन रिकॉर्ड कर लेना इस बात को, कि जिसने मैं जो पढ़ा रहा हूँ सारी क्लासेस ले ली, 95% प्लस मार्क्स की मेरी गारंटी है। नोट से कुछ सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। इवन एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, जो भी ऐसे टाइप फैसे टाइप सब है ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। कंडीशन एक ही है कि सारी बातें पहले मेरे को सुनना है। एक बार ही क्लास को मेरे साथ साथ सुनो ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझ में आए पूरी स्टोरी कहानी क्या है। उसके बाद में नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ज़्यादा दिखावे में उस लफड़े मत पड़ना, चीज़ कहाँ पर, कंटेंट प्रॉपर एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। बहुत सारी मार्केट में गाइडें आती है, गाइड में जब डिफरेंट तरह के आंसर लिखे होते हैं, नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड के अंदर नंबर उसी से मिलेंगे जो एनसीईआरटी बुक का कंटेंट है, ये जरूर ध्यान रख लेना आप, ठीक है। तो प्रॉपर एनसीईआरटी के बुक पढ़नी है और एनसीईआरटी बुक से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखें। अपना पॉलिटिकल साइंस का जो राजनीति विज्ञान की बुक है उसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और खास बात क्या है अपने चैनल की, आपके इस स्टडी चैनल की, इसकी खास बात यह है कि मैं आपको दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में ये पहला चैनल, स्टडी चैनल है। या तो सिविल सर्विसेज के चैनल होते हैं या फिर आप किस्मत वाले हैं कि 10th में भी आप दोनों मीडियम को एक साथ पढ़ रहे हो, ताकि कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इन फ्यूचर। कल को बड़े एग्जाम की सिविल सर्विसेज बनोगे, आईएएस आरएस बनोगे, तो आपको दोनों भाषाएं आनी जरूरी है, तो वो आपको सीखने का मौका मिल रहा है। इसलिए पहले आपको मेरी बातें सुननी है। ये आपकी पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, पावर शेयरिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। इसका मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग का मतलब है जैसे अपने इंडिया कंट्री है, इसके अंदर पावर शेयरिंग है भाई। जैसे एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र में सरकार है, जैसे एज लाइक अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर है, उसके नीचे सभी स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी लोकल लेवल पे, जिसको अपन लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, थर्ड लेवल की जो सरकार होती है, हिंदी में स्थानीय सरकार होते हैं, ठीक है। तो ऊपर जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, फिर नीचे मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर हो गए स्टेट के अंदर, और नीचे आप ग्रामीण लेवल पर देखें, अगर गाँव के अंदर वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, है ना, फिर उसके बाद में एमएलए, एमपी ऐसे बनते हैं। वैसे ही अगर इन सिटी देखें, अपन अर्बन एरियाज में देखें, तो यहाँ पर आप आराम से नोटिस कर सकते हो, पार्षद होते हैं, मेयर होते हैं, ठीक है, नगर निगम के होते हैं, ये सब नगर पालिकाएं, ये सब अलग अलग, सभी को पावर शेयर की गई है। ऐसा नहीं कि बस सारी की सारी पावर प्राइम मिनिस्टर लेके बैठ गए या फिर मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर लेके बैठ गए, ऐसा नहीं है, सभी के पास में पावर शेयर की गई है। यही इस चैप्टर में बताया गया है। लेकिन किसी भी चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये समझना है कि चैप्टर में है क्या। तो इस चैप्टर के अंदर दो कंट्री के बारे में कंपैरिजन कराया जा रहा है, एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका, ठीक है। बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में क्या अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में? ये पढ़ेंगे कि बेल्जियम देश, पहली बात तो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर, किस महाद्वीप में है, तो वो यूरोप के अंदर है। और फिर बेल्जियम के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। मैंने हाथ से भी नोट्स बनाए, वैसा का वैसा चार्ट बनाना, एकदम फुल शानदार चार्ट। स्कूल नोट्स आप अलग रख लेना, मेरा एक रजिस्टर आपको अलग बनाना है। इसके बाद मैं लाइव टेस्ट लूंगा, उसको भी आपकी चाहो तो रजिस्टर में उतार सकते हो। तो बहुत सारी बातें हैं। बात करते हैं दो कंट्री, बेल्जियम और श्रीलंका की। बेल्जियम के अंदर आपको पता है कि जो लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, जो इनका मतलब जो भाषाई मामला है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है इसमें, क्योंकि डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। फ्रेंच भी रहते हैं, डच लैंग्वेज बोलने वाले भी रहते हैं, फ्रेंच बोलने वाले भी रहते हैं। अब उसमें भी मामला है कि इसकी कैपिटल है जो बेल्जियम की, ब्रुसेल्स है, ठीक है। वहां पर फिर डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। तो मतलब दोनों में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, क्योंकि सीधी सी बात है, जो ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाले होंगे वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा हैं। जैसे इसके अंदर बेल्जियम में 59% लोग डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं, और बाकी जो 40% के समथिंग बच गए वो फ्रेंच बोलने वाले हैं, और 1% लोग जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं।
ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। तो 59% वाले ज़्यादा हो गए, तो वो अपनी दादागिरी दिखाना चाहते हैं कि हम ज़्यादा है तो हमारी सब कुछ बात होगी। फिर इसकी कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है, किसकी, बेल्जियम की। तो बेल्जियम की राजधानी जो कैपिटल ब्रुसेल्स है, वहाँ का मामला कुछ अजीबोगरीब अलग ही है। कैसे कि वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। अब डच वाले फंस गए, बाकी सब जगह तो डच ज़्यादा है लेकिन कैपिटल राजधानी के अंदर डच कम है, तो फिर वहाँ पर फ्रेंच दबा लिया उनको कि अब बोलो। तो फिर इनमें यह कि बेल्जियम में थोड़ी इंटेलिजेंस दिखाता है, स्मार्ट तरीका दिखाता है, उससे पता है कि लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, तो शांति से ये आपस में थोड़ा मिलजुल के काम कर लेते हैं और ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, ब्रुसेल्स के अंदर आप कम हो हम ज़्यादा हैं, कोई बात नहीं, अपन 50-50 कर लेंगे, बाकी सब कंट्री में हम कम है आप ज़्यादा हो तो आप हमें 50-50 कर लो, तो एडजस्टमेंट बैठ जाता है। 1% जर्मन बोलने वाले लोग हैं, वो तो पूरे देश में कहीं पर भी होते हैं। जैसे अपन लोग हैं, सपोज अभी हिंदी बोल रहे हैं तो पूरे देश में कहीं पर भी तो जॉब करने के लिए जा सकते हैं, तो कोई कहीं ऐसा, मतलब वो सब बिखरे हुए हैं, तो उनके कोई टेंशन नहीं। फिर दूसरा देश आता है श्रीलंका। अब श्रीलंका का मामला फिर जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। श्रीलंका के अंदर सिंहली है, सिंहला जो है इंग्लिश में सिंहला, हिंदी में सिंहली, सिंहली लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा 74%, आई थिंक 74%, ठीक है। 18% लोग तमिल बोलते हैं, और उसमें भी दो तरह के तमिल है, एक जो इंडिया से चले गए इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल। इंडियन तमिल 5% है, श्रीलंकन तमिल 13% है। तमिल कम पड़ गए और बहुत ज़्यादा कम पड़ गए, मतलब क्योंकि वहाँ तो चलो 40-60 का रेशियो था, यहाँ तो पूरा 75% का रेशियो, 74 और 18%। 7% ऐसे हैं जो सिंहली भी बोलते हैं, क्रिश्चियन टाइप लोग हैं वो सिंहली भी बोलते हैं और वो डच भी बोलते हैं, ईसाई है वो, क्रिश्चियन भी है, मोमडन्स भी है। तो मतलब ये चीज़ें श्रीलंका की बड़ी कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा इनके बीच में डिस्प्यूट होता है, विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं श्रीलंका के अंदर। और श्रीलंकन में इसमें जो तमिल है उनके साथ में श्रीलंका अच्छा नहीं करता, सब कुछ दादागिरी सिंहली दिखाते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी होंगे, अपनी स्कूल होगी, उसमें सिंहली लैंग्वेज बोली जाएगी, तमिल कुछ नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। फिर तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग क्या करते हैं कि अपनी एक पार्टी बनाते हैं, तमिल इलम, पार्टी का नाम है तमिल इलम, और कहते हैं कि हम हमारे हकों की लड़ाई लड़ेंगे इस पार्टी के माध्यम से, लेकिन उस पार्टी को पनपने नहीं दिया जाता है। जब पार्टी नहीं पनपेगी तो पॉलिटिकल पावर नहीं आएगी, राजनीतिक शक्ति नहीं आएगी, तो फिर आगे ऐसे बढ़ेंगे। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए इस चैप्टर में ये भी अपन पढ़ेंगे कि काश अगर श्रीलंका के लोग समझदार होते सिंहली, तो मिलजुल के अगर काम कर लेते एज लाइक बेल्जियम, तो शांति रहती, देश आगे बढ़ता, तरक्की करता, क्योंकि लड़ाई झगड़े में तो दोनों तरफ ही नुकसान है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये बहुत ही शानदार चैप्टर है, मेरे हिसाब से आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। पहले मैंने कुछ हैंड रिटन बातें लिखी, एज इट इज आपको वैसे चार्ट बनाना है, फिर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म तैयार करिए, बहुत ही शानदार, ठीक है। एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। बस कंडीशन है कि समझना सही से। सबसे पहले हेडिंग लगाओ बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में क्या क्या अपन को पढ़ना है। बेल्जियम स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप, पहला क्वेश्चन ये आएगा, एमसीक्यू जा सकता है, ऑनलाइन आ सकता है। बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट में आता है, बेल्जियम किस महाद्वीप में आता है, तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। फिर दोनों लैंग्वेज है, इंग्लिश वाले ये उतारेंगे, हिंदी वाले ये उतारेंगे। स्मॉलर इन एरिया देन स्टेट ऑफ हरियाणा, अपने हरियाणा राज्य से ही इसकी जो आबादी है, क्षेत्रफल सॉरी, एरिया वाइज तो अपने हरियाणा से भी छोटा है बेल्जियम, समझ गए। इसके बाद बाउंड्री, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि बेल्जियम की सीमा या बाउंड्री, जैसा मान लो इसके नेबर कंट्री कौन कौन सी है, ये कौन कौन से देशों से सीमाएं बाउंड्री बनाता है, फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग, ठीक है ना। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से अपनी सीमाएं लगाता है, बाउंड्री टच करता है। पॉपुलेशन की बात करो, जनसंख्या, तो जनसंख्या भाई अबाउट 1 करोड़ है, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है इसकी, जो हमारे हरियाणा की आधी भी नहीं है, ठीक है ना। तो 1 करोड़ की जनसंख्या इसकी पॉपुलेशन है, जो हरियाणा से लगभग आधी है। तो ये सारी बातें याद हो गई। 4 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ध्यान रख लेना। यूरोप के अंदर आता है, हरियाणा से भी छोटा है, ऐसा क्वेश्चन कैसा आएगा कि बेल्जियम जो हमारे किस स्टेट से, एरिया में भी छोटा है हरियाणा से, क्योंकि जो चीज उस एनसीईआरटी बुक में लिख दी छपेगा वहां से, ठीक है। इसलिए हमारे हरियाणा से भी इसका कम है। बाउंड्री कि बेल्जियम की बाउंड्री किन किन देशों से लगती है, तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। पॉपुलेशन कितनी है साहब, 1 करोड़। क्या हरियाणा से ज्यादा है, कम है, कम है, ठीक है ना, आधी है। ये चीजें समझ ली। इसके बाद में एथनिक कॉम्पोजिशन, यानी कि जो इसका जातीय बुनावट है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वेरी कॉम्प्लेक्स लिख दी मैंने आगे। वेरी कॉम्प्लेक्स का मतलब है बहुत जटिल है। 59% लोग जो हैं, ऐसा कैसा चार्ट बनाना, गागर में सागर सुना होगा, गागर में सागर भर देने वाले नोट्स है ये, ठीक है ना। गागर में सागर भर देने वाले नोट्स है।
छोटे शब्द, कम शब्दों में बड़ी बातें कही गई है। अगर एज इट इज उतारोगे तो 5 पेज भर जाएंगे, वरना एक ही पेज में शॉर्ट एंड स्वीट काम हो जाएगा। बात आती है 59% पॉपुलेशन। 59% पॉपुलेशन जो है फ्लेमिश तो रीजन में रहती है, मतलब फ्लेमिश इलाके में रहती है, और डच भाषा बोलती है, डच लैंग्वेज बोलती है। बात करते हैं पीछे बची 40% की। 40% वेलोनिया क्षेत्र में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। बच गई कौन? ये हो गया 99, बच गया 1%। 1% पॉपुलेशन जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलती है, ठीक है ना। जर्मन तो लैंग्वेज बोलती है और सब जगह रहती है, थोड़ी हो ही सकता है ना, कोई जॉब के पर्पज से चला जाता है, कहीं पर भी चले जाते हैं, वो उनकी भाषा जर्मन है। तो ये पूरा 100% का आपके सामने हो गया। याद कर लेना, 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। 39% या सॉरी 40%, और 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, पूरी कंट्री में रहते हैं। बात आती है राजधानी की, कैपिटल की। राजधानी क्या है इसकी? बन गया एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या कि बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है? तो बेल्जियम की कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। क्या नाम है? ब्रुसेल्स नाम है। इसमें 80% पॉपुलेशन जो है फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है और 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। आप कहेंगे यहां तो कुछ अलग था, यहां कुछ अलग है। बिल्कुल अलग है भाई। एज लाइक मैं मान लो हमारा राजस्थान स्टेट की बात करूं या हरियाणा स्टेट की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात, किसी भी स्टेट की बात करो, राजस्थान की मैं अगर बात करूं तो राजस्थान की राजधानी कैपिटल जयपुर है। तो बाकी ऐसा मान लो कि बाकी जितने भी जिले हैं उन सब में लोग जो बोलते हैं, सपोज हिंदी बोलते हैं या फिर राजस्थानी भाषा बोलते हैं, और जयपुर के अंदर से लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। अब मैं वापस सुनना मेरी बात, राजस्थान जो है उसकी राजधानी जयपुर है, राजधानी को छोड़ के बाकी जितनी भी जगह हैं वहां पर लोग बोलने वाले हैं राजस्थानी ज्यादा। ऐसा मान लो कि 60% लोग राजस्थानी बोलते हैं, 40% हिंदी बोलते हैं। लेकिन राजधानी में 90% हिंदी बोलते हैं, 10% राजस्थानी बोलते हैं। अब क्या करोगे? तो फिर होगी ना गड़बड़। तो ओवरऑल देखा जाए तब राजस्थानी बोलने वाले ज्यादा है, लेकिन सिर्फ राजधानी की बात की जाए तब हिंदी बोलने वाले राजधानी में ज्यादा है। तो राजधानी कैपिटल को लेके फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादा, 80% लोग, 20%। अब ये मिलजुल के काम करेंगे, ये कहेंगे कि देखो भाई बाकी जो हमारा जो पूरा बेल्जियम है वहां पर फ्रेंच वाले कहते हैं कि हम देखो कम है, हम 40% ही है, आप लगभग करीब करीब 60% हो। तो वहां पर आप हमें 50-50% हर चीज में, चाहे पॉलिटिकल पावर हो चाहे सोशल, हर तरह से हमारे को आप रिलैक्सेशन दे दो, 50-50 छूट दे दो। राजधानी में हम हालांकि है तो 80%, ये 80% होने के बावजूद भी 50-50% हर तरह से। अगर इनके 4 मंत्री बनेंगे तो इनके भी 4 मंत्री बनेंगे, इनके 8 एमएलए बनेंगे, इनके भी 8 एमएलए बनेंगे। अपनी सीट छोड़ देंगे कि नहीं भाई आप यहां पर अपना बंदा खड़ा कर लीजिए, हमारा बंदा खड़ा नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक वो जज्बाजी जीत जाएगा। तो ये इस तरीके से मिलजुल के काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हिंदी में लिखा हुआ है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट एज इट इज उतार लेना, चाहे इंग्लिश मीडियम वाला हो तो ये उतार लेना, हिंदी मीडियम वाला ये उतार लेना, जिंदगी सफल है। एक नोट लिखा है मैंने, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग। अब आपको पता है कि यहां पर माइनॉरिटी में कौन है, तो यहां पर माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक, जो संख्या में कम होते हैं वो हैं फ्रेंच भाषी लोग। तो ध्यान रखें, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है, लेकिन वो है तो कम बट वो रिच एंड पावरफुल है, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड है, ठीक है, एजुकेटेड भी है, शिक्षित भी है और पैसे वाले भी हैं। और ध्यान रखना ये, ठीक है ना, वो फ्रेंच भाषी लोग जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध हैं और वो ताकतवर हैं और शिक्षित भी ज्यादा हैं, ठीक है ना, किसके तुलना में? कंपैरिजन टू डच, ये ध्यान रखना। अब आ जाता है श्रीलंका। श्रीलंका की अपन अगर बात करें तो श्रीलंका का मामला तो बड़ा टेढ़ा है। इसमें 74% पॉपुलेशन सिंहला की है, सिंहली जो लोग हैं। 18% लोग तमिल है, ठीक है ना, 18% लोग कौन है? तमिल है, 18% ये मात्र। इसमें 18% में भी मामला और गड़बड़ाया हुआ है। क्या गड़बड़ा रखा है? 13% लोग तो उनमें श्रीलंकाई तमिल है, ठीक है ना, और 5% लोग इंडियन तमिल है, जो इंडिया से किसी पर्पज के लिए काम करने के रेफरेंस से गए थे, क्योंकि श्रीलंका अपने नीचे बाउंड्री पे तो लटक रहा है छोटा सा, वही तो है। तो अपने लोग भी वहां गए हुए थे, फिर वहीं जाके सेटल हो गए, शादियां वादियां वहीं पर कर ली, वहीं पर रहने लग गए, वहीं के निवासी बन गए, वहीं के नागरिक बन गए, वहीं के सिटीजन बन गए। तो वो 5% लोग ऐसे हैं जो इंडिया के हैं, लेकिन लैंग्वेज तमिल बोलते हैं वो, ठीक है। तो वो भारतीय तमिल है 5% और 13% श्रीलंकन तमिल है। बाकी 7% जो आबादी बचती है, पॉपुलेशन जो है, वो दोनों लैंग्वेज बोलती है, ठीक है ना, दोनों लैंग्वेज बोलती है, जिसमें सिंहली भी है और तमिल भी है। इसलिए क्रिश्चियन भी है, कुछ
मोमडन्स भी है, सारे तरह के रिलीजन इसके अंदर है। बाकी लगभग ये 99% हो गया है ना, और 1% ऐसा मान लीजिए कि वो तो डिफरेंट लैंग्वेज का, इसे हिसाब किताब इतना ही है। तो ये है श्रीलंका का सिस्टम। इसी तरीके से आपको चार्ट बनाना है। वो बेल्जियम के बारे में नस नस चेक कर ली, यहां पर श्रीलंका के बारे में नस नस चेक कर ली, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, ये पढ़ने के बाद में अब एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाया मैंने, कितने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनको प्रॉपर समझना है, डिट्टो, और फिर नोट्स बनाने हैं। लाइक पहला क्वेश्चन है एथनिक या जातीय। ये क्या होता है एथनिक या जातीय? ये वर्ड अभी पढ़ने की थी ना बात, एथनिक या जातीय, ये क्या होता है? क्योंकि यहां से सीधा सीधा आपके वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है। तो सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, इसी कारण उनकी शरीर की जो बनावट है, शारीरिक कर लेना इसको, है ना, ये शारीरिक लिख लेना, जो उनकी शारीरिक बनावट है, बनावट और संस्कृति एक जैसी है। अब मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, मतलब ये यूं कहना चाह रहा है कि जो एथनिक होते हैं, मतलब ये वर्ड एंड एथनिक क्या होता है, ये एक सोशल डिवीजन है। ये ऐसा मानते हैं कि हम एक ही कल्चर के लोग हैं, हम एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग, तभी हम सेम दिखते हैं। ऐसा ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, people belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type of culture और both, ठीक है ना, ये दान कर लेना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट क्या था भाई? एक नोट है कि जरूरी नहीं है कि ऐसे समूह के सदस्य किसी एक धर्म को मानने वाले हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। पूरी बात समझना, दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। मतलब ये मत सोचना खूब सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारा इंडिया है, भारत में सभी धर्मों के लोग, सभी रिलीजन के लोग, सभी कास्ट के लोग रहते हैं, बिल्कुल नो डाउट रहते हैं। अब उनमें क्या सिमिलरिटी है? जो सेम भाषा बोलते हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपना सा मानते हैं, सब एक ही, हिंदू मुस्लिम सिख जैन, वो अपना सा मानते हैं कि नहीं यार, अपनी एक संस्कृति है, अपना एक कल्चर है, अपन एक लैंग्वेज बोलते हैं। तो उनका एक अपना ग्रुप हो गया हिंदी भाषी ग्रुप, ऐसा मान लो। वैसे ही ये लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो सेम रिलीजन के हो और राष्ट्रीयता भी सेम हो, जरूरी नहीं है। कैसे? सपोज अपनी सीमा लगती है पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान पंजाब से बाउंड्री लगती है तो लाहौर जब तक वहां तक सेम पंजाबी भाषा बोली जाती है, तो एकदम सेम काफी रिश्ते भी है लोगों के पाकिस्तान में, भारत में आपस में, तो सेम लैंग्वेज है, उनको अपनी कल्चर सेम नजर आता है। तो ये एथनिक वर्ड का मतलब है जो सेम कल्चर के लोग होते हैं। ये चाहे किसी अलग अलग देश के भी हो सकते हैं, बस अपना एक अपनी भाषा, अपना पहनावा, अपना कल्चर सेम समझ के एक अपना ग्रुप मन में सोच लेते हैं। तो ये भी आपके 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर क्वेश्चन जो है वो है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बात शुरुआत करते हैं अपन कि मेजोरिटीज्म, जो मेजोरिटी है श्रीलंका में, उसका मतलब क्या मामला है कि श्रीलंका में ये मेजोरिटी जो पनपी, वो कैसे पनपी, लोगों को कैसे दबाया गया, तमिलों को, वो क्वेश्चन। तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन द या फिर डिस्क्राइब द मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद को समझाइए। कैसे कैसे? देखो, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि श्रीलंका सन 1948 में स्वतंत्र हुआ, ठीक है। श्रीलंका बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948, 1948 में ये स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका के बहुसंख्यक आपको पता है मेजोरिटी में कौन है? सिंहली है, बिल्कुल सिंहली जो है वो मेजोरिटी में है। सिंहलीज, ये सिंहली समुदाय को सरकार के प्रभुत्व कायम करने की दृष्टि से 1956 में एक कानून पारित किया इसने। ये बड़ी गजब की बात है, यानी इन्होंने एक लॉ इन्होंने जारी किया। पहला पॉइंट समझना मेरी बात को, ये 4 बातें उस कानून के अंदर है। मैं आपको पूरी कहानी समझाऊंगा, पहले नोट्स मत बनाना, पहले बात समझना। ये 4 बातें जो हैं आपको चारों ऐसे के ऐसे पॉइंट बना के उतारना है। ये बात ये है कि जो श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यक या मेजोरिटी में अगर लोग हैं तो सिंहली है, बिल्कुल सिंहली ज्यादा है ना, सिंहली ज्यादा है। और ये अपनी दादागिरी कैसे दिखा रहे हैं वो, बस वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुसंख्यकवाद यानी मेजोरिटी का जो श्रीलंका सिंहली लोगों ने दिखाया वो कैसे दिखाया। इन्होंने क्या करा, दादागिरी करी और 1956 में 1956 में कानून पारित कर दिया, ठीक है, एक नया लॉ जारी कर दिया और उसमें बातें रखी 4। क्या
कि सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित की जाए। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिंहली होनी चाहिए। दूसरी, सिंहली लोगों को सरकारी, यहां पर सरकारी कर लेना, सरकारी नौकरियों तथा कई और क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाए और सुविधाएं दी जाए। मतलब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जितनी भी जॉब फैसिलिटी बाय गिविंग देन प्रायोरिटी टू गवर्नमेंट जॉब्स एंड मेनी अदर एरियाज, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिंहली को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, इनको नहीं। हर क्षेत्र में और भी अलग तरह की फैसिलिटी दो क्योंकि हम ज्यादा हैं बोले। फिर बौद्ध धर्म, क्योंकि सिंहली जो लोग हैं वो बौद्ध रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं ये। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हमारे धर्म का संरक्षण होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, और इसको बढ़ावा देने की बात की गई। जितनी भी यूनिवर्सिटी और जो गवर्नमेंट नौकरी हैं उनमें सब में कह दिया साहब कि हमारे लिए अलग पॉलिसी होनी चाहिए कि अच्छा सिंहली हो आप, बिल्कुल आपको छूट है, आप तमिल हो, नहीं आप यहाँ नहीं आ सकते। ये चार बातें एज इट इज आपको याद करनी है। इट वॉज सेड बुद्धिज्म वुड बी प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड और ए पॉलिसी ऑफ गिविंग प्रायोरिटी ऑफ सिंहलीज इन यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट जॉब्स वॉज अडॉप्टेड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक झलक है ये क्वेश्चन आएगा कि श्रीलंका ने किस हिसाब से, देखो ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। अब ये मत सोचना कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है, लेकिन आंसर यही होगा। ये बड़ी पहचान है, याद तो कर लोगे, लेकिन आंसर क्या लिखोगे, इसलिए समझो पूरी बात। श्रीलंका, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद लोग जो थे, जो मेजोरिटी में जो लोग पीपल थे, उन्होंने तमिलों को कैसे दबाया, तो भी ये आंसर है। दूसरा, श्रीलंका के मेजोरिटिज्म को समझाओ, बहुसंख्यकवाद को समझाओ, तो भी ये आंसर है। या फिर श्रीलंका में जो सिंहली थे उन्होंने एक एक्ट बना दिया 1956 में, वो एक्ट में क्या चार बातें रखी गई, लिखो, तो भी ये आंसर है। तो क्वेश्चन कैसा भी आए समझना बहुत जरूरी है। ये इस मेजोरिटिज्म वर्ड को भी समझा दिया अपन ने। बहुसंख्यकवाद होता क्या है, तो वो ये होता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी में उसकी जरूरत या इच्छाओं की परवाह नहीं करता, अवहेलना कर देता है। यानी कि बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs the minority। वो बिल्कुल भी माइनॉरिटी की परवाह नहीं करते, उसे बोला जाता है बहुसंख्यकवाद। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, होता है कि बस मन में वो छाई हुई है कि बस हम ज्यादा है, हम ज्यादा है। एक वर्ड यूज हुआ है आपके इस चैप्टर में, युक्ति परख। ये कुछ वर्ड हैं, इनको भी याद करना, ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला कि भाई देखो, ना तो नुकसान होना चाहिए, ना मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाना चाहिए, ज्यादा घाटा भी नहीं हो और देश भी बचा रहे, ऐसा कुछ मामला। युक्ति परख, बेस्ड ऑन प्रूडेंस और या फिर केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। प्रूडेंशियल डिसीजन आर यूजुअली कॉन्ट्रास्ट विद द बेस्ड प्योरली और मॉरल, मतलब मेन चीज वही है कि मॉरलिज्म मतलब नैतिकता पर आधारित फैसला होता है। हमेशा अपन को ऐसे फैसले लेना है जिसमें हानि लाभ को बराबर वेटेज दिया जाए, थोड़ा बहुत लॉस भी हो तो वापस प्रॉफिट हो जाना चाहिए, बराबर बैलेंस रहे मामला, उसे युक्ति परख कहा जाता है। ठीक है ना, ओके, 1 मार्क्स में लिख लेना। अब श्रीलंका में क्या होगा, अभी अपन ने पढ़ लिया कि श्रीलंका में ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहां पर भाई जातीय संघर्ष होगा, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होगा। बस एग्जाम में प्रश्न यही आएगा कि श्रीलंका में क्योंकि सिंहली ज्यादा थे तो उनके बीच में जातीय संघर्ष पैदा हो गया, आपस में सिंहली और तमिल लड़ पड़ेंगे, तो कैसे लड़ेंगे, क्या हुआ, क्या क्या मतलब वो हुए। तो श्रीलंका में सिंहली समुदाय वे वहां की सरकार बहुसंख्यक नीतियों के विरोध में तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम था तमिल इलम बनाई, और तमिलों को राजभाषा बनाने इन्होंने कहा भाई देखो, सिंहली को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन सिंहली ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, तमिल को भी शामिल किया जाए उसके अंदर। हम तो बोलते ही नहीं है सिंहली, फिर हमारा क्या होगा। ठीक है, और तो क्वेश्चन अंदर से भी आ सकते हैं, इनकी पार्टी का क्या नाम था, तमिल इलम। कौन बना रहे हैं, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले। और अपने क्षेत्रीय स्वायत्ता, यानी कि ये जो है तमिल जो है ये अपनी कुछ, यहां से देखो, इन श्रीलंका द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मेजोरिटीज पॉलिसी ऑफ सिंहलीज कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट द तमिल्स फॉर्म देयर ऑन पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम तमिल इलम है, एंड फॉट फॉर मेकिंग तमिल द ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये चाहते थे अचीविंग रीजनल ऑटोनॉमी, उनको कुछ क्षेत्रीय स्वायत्ता मिले, रीजनल ऑटोनॉमी मिले। ठीक है ना, इसके लिए क्या करेंगे, अपनी मांग करेंगे, इसके लिए संघर्ष भी करेंगे। लेकिन 1980 के लगभग जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका है जहां पर ज्यादा तमिल रहते हैं, उत्तर पूर्वी श्रीलंका, ठीक है ना, यानी कि नॉर्थ, यहां लिखा होगा मैंने, ये देखो यहां पर आपको मिल जाएगा, ये नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका,
इसमें क्या होगा, इस तमिल इलम जो पार्टी इन्होंने बनाई थी, इस तमिल इलम सरकार की लगातार नकारा गया, मना कर दिया। समझ में आ गई? वापस सुन लो, श्रीलंका में जातीय संघर्ष शुरू हो गया है। दो जातियां तमिल और सिंहली लड़ रहे हैं। इसमें तमिल ये कह रहे हैं कि भाई हम वहाँ एक सरकार बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे तमिल इलम, हमें सरकार बनाने दी जाए, हमारी भी तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने दी जाए, लेकिन ये नहीं मानेंगे। ये हालांकि 56 से अपना प्रयास कर रहे हैं बेचारे। 1980 में फाइनली उन्होंने हर बात को नकार दिया। 1980 तक तमिलों की बात को नहीं मान रही है। अब सीधी सी बात है, क्या होगा? तो फिर लड़ेंगे। श्रीलंका में इन दोनों समुदायों के बीच में अविश्वास ने टकराव का रूप ले लिया और सिविल वॉर हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध छिड़ गया, सिविल वॉर हो गया। हजारों लोग मारे गए, परिवार से काफी लोग रिफ्यूजीज बन गए, शरणार्थी बन गए, भाग गए, रोजी रोटी चौपट हो गई। श्रीलंका में जबरदस्त तरीके सोशल, कल्चरल, आर्थिक, सांस्कृतिक लेना, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मतलब बड़ी परेशानियां हुई। और 2009 में जाके 1980 से लेकर 2009 तक श्रीलंका में संघर्ष, लाखों लोग मर गए, हालत खराब हो गई। ये पूरी बात आपको एज इट इज एग्जाम में लिखे आना है। ठीक है, दोनों मीडियम की लिखी हुई है। मेरी बात समझ में आ गई ना? सिंहली और तमिल लड़ रहे हैं बुरी तरीके से। तमिलों की बात नहीं मानी गई तो फाइनल लड़ाई हो गई। तमिल इलम की सरकार नहीं बनने दी तो लड़ाई हो गई, हजारों लाखों लोग मारे गए। 2009 में जाके इनको आजादी, फ्रीडम मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने अभी जो वर्ड यूज किया सिविल वॉर, गृह युद्ध वर्ड यूज किया, तो उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा अलग से, तो लिख लो इसको भी। गृह युद्ध या सिविल वॉर क्या होता है? मैं आपको वैसे तो इजीली एक बात बता देता हूं कि गृह युद्ध या सिविल वॉर मतलब घर का युद्ध। जब एक ही देश के लोग आपस में लड़ने लग जाए, भाई श्रीलंका है तो श्रीलंका के लोग लड़ रहे हैं, तमिल और सिंहली आपस में लड़ रहे हैं, और ऐसा लगे कि वो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कोई आपस में कोई दो देश युद्ध कर रहे हो, बस लाइक ए वॉर। बस वही डेफिनेशन है कि किसी मुल्क या देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे। ठीक है, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। A violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that appears like a war। ठीक है, ये श्रीलंका की बात हो गई। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीचे लिखा है। बेल्जियम जो है, बेल्जियम बड़ी इंटेलिजेंस दिखाएगा, बड़ा समझदार दिखाएगा। श्रीलंका ने समझदार नहीं दिखाई, लड़ लिया आपस में। लेकिन बेल्जियम में 80-20 का रेशियो भी है, 59-40 का रेशियो भी है, फिर भी समझदार दिखा रहे हैं। तो यही क्वेश्चन है कि बेल्जियम ने अपना जो एथनिक प्रॉब्लम्स है, जो जातीय समस्या को कैसे सोल्व किया। ठीक है, तो आंसर आपको लिखना है। पहला पॉइंट है कि बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। मतलब उन्होंने माना कि हाँ यार बिल्कुल कल्चरल चीजें भी अलग अलग हैं। 40 और 59 का रेशियो है, 80-20 का रेशियो है, हम स्वीकार करते हैं। 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में 4 चेंज किए, 4 संशोधन किए। वो कौन कौन से अपन को देखना है। ठीक है ना, वो क्यों किए? ताकि देश में जो भी बंदे रहते हैं उनको बेगाना पर नजर नहीं आए। ऐसा नहीं लगे कि मैं तमिल हूं यार, मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, या फिर मैं फ्रेंच हूं या मैं डच हूं, मतलब ऐसा फ्रेंच और डच के बीच में भेदभाव ना लगे। ऐसा लगे कि हम सब अपने हैं, बेगाने नजर नहीं आए। इसके लिए सब मिलजुल कर रह सके, इसलिए उन्होंने भाई 4 चेंजेस अपने संविधान में किए। वो अपन को पढ़ने हैं। ठीक है ना, अपने संविधान में उन्होंने क्या करा, ये देखो, ये 4 संशोधन इसलिए किए। वो 4 संशोधन कौन कौन से किए? आप चाहें तो नंबरिंग यहां से दे सकते हैं, इस नंबरिंग को हटा के इस नंबरिंग को आप हटा लीजिए और नंबरिंग यहां से दे लो। ठीक है, इसको नंबर 1 दे लो, बाकी इसको नंबर 2 दे लेंगे अपन। ये पहला चेंज किया उन्होंने। ये दूसरा चेंज किया उन्होंने। क्या क्या किया देखो, कि संविधान में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का साफ मेंशन कर दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज के मंत्रियों की, जो मैंने पूरी कहानी में समझा दिया, मिनिस्टर की संख्या बराबर होगी। ठीक है ना। अच्छा, आप ये कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ? तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहां पर बैठेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बैठेगी ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स इनकी कैपिटल है। वहां पर 80-20 का रेशियो है, 80% तो है फ्रेंच और 20 डच है। फिर भी कहा कि नहीं, फ्रेंच भाषी मंत्री और डच भाषी बिल्कुल इक्वल रहेंगे, चाहे 80-20 का रेशियो क्यों ना हो। ठीक है, दोनों लैंग्वेज के सांसद, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपीज, उनकी भी नंबर जो है बिल्कुल सेम रखा जाएगा। देख लो भाई,
Constitution prescribe that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government, or some special laws require the support of majority members from each linguistic group. Thus single community make decision. ये ध्यान रखना कि सभी सांसदों के सभी के पक्ष में रहे, सभी मेंबर पार्लियामेंट सेम रहे, एक तरफा फैसला नहीं कर सके, ठीक है ना। कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है वो डिसीजन मतलब ना रखे, सबकी सहमति बहुत जरूरी है। एक तरफा फैसला कोई नहीं लेगा। क्यों? कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और पूरे देश के अंदर जब बराबर मंत्री होंगे, बराबर सांसद होंगे, बराबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, तो बराबर बात सबकी रखी जाएगी। कोई एक तरफा ऐसा मानो कि अगर सारे के सारे मंत्री फ्रेंच भाषी हो गए या सारे के सारे मंत्री या मिनिस्टर डच लैंग्वेज वाले हो गए, तो फिर तो एक तरफा वन साइड होगा ना काम। लेकिन जब इक्वल रहेगा तो वो उसकी बात रखेगा, इसकी बात रखेगा। बिल्कुल सही है। दूसरा चेंज किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अनेक पावर जो है वो 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी राज्य की सरकार केंद्र सरकार के दिन नहीं है। यानी कि ये भी बड़ी चीज है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में बहुत सारी पावर है वैसे तो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को सेपरेट पावर दे दी राज्य सरकार को। सेंटर भाई केंद्र सरकार होती है सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग पावर दे दी। क्या कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला अलग है, यहां पर सबको बराबर पावर है, और स्टेट गवर्नमेंट जो नीचे की सरकार होती है आपको भी सबको बराबर पावर है। ठीक, क्यों? क्योंकि नीचे फिर फ्रेंच कम है ना भाई, ब्रुसेल्स में तो 80 है फ्रेंच, लेकिन बाकी नीचे तो 40% ही है, तो आपको वहां पर भी बराबर करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो वहां पर भी बराबर है, सबको इक्वलिटी दे दी, तो ये अच्छा हो गया। ब्रुसेल्स के अंदर अलग सरकार है कि नंबर 3 पॉइंट है, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? नंबर 3 हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया, और ये हो गया अपना चौथा पॉइंट। तीसरे इस तरह की सरकार है सामुदायिक सरकार, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट। बड़ी गजब की बात है कि इसका जब चुनाव होगा वो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले लोग चाहे वो कहीं पर भी रहते हो, इस सामुदायिक सरकार को चुन सकते हैं। ठीक है ना, मतलब ये नीचे लेवल पर होगी। सामुदायिक सरकार है अपने समुदाय की, अपने कम्युनिटी की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल छूट है साहब। जर्मन भाषा लोग अगर समुदाय सरकार बनाना चाहते हैं, कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, चाहे आप कहीं पर भी रहते हो, क्योंकि जर्मन तो 1% ही है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई बात नहीं, आप सब जहां भी रहते हो मिलजुल के अपनी एक सरकार बना सकते हो, सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट। फ्रेंच वाले फ्रेंच बना सकते हैं, डच वाले डच। अब आपको अपने सेपरेट समुदाय को, कम्युनिटी को, कल्चर को बचाने के लिए आप बना सकते हो। ये 4 मेजर चेंजेस कर दिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए बेल्जियम में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट या विवाद हुआ ही नहीं, इस तरीके सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट है कि बेल्जियम ने अपने जातीय समस्याओं को कैसे सोल्व किया, तो वो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बता दी सारी सोल्व करने की। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने श्रीलंका का पढ़ लिया, श्रीलंका में लड़ाई पढ़ ली, और बेल्जियम का प्यार पढ़ लिया। अब है सत्ता की साझेदारी क्या है, अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है और ये क्यों आवश्यक है। व्हाट इज पावर शेयरिंग, इसका मीनिंग क्या है, पावर शेयरिंग है जो चैप्टर का नाम है, और ये क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है, क्यों जरूरी है अगर है तो बड़ा शानदार आंसर लिखा है मैंने। पहले मैंने सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग की डेफिनेशन लिखी है कि सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूह में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सही रूप से चल सके, बस। यानी पावर शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग पावर अमंग डिफरेंट ग्रुप सो दैट द सिस्टम कैन रन स्मूथली, प्रॉपर काम कर सके, इसलिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है। वरना आप अपने घर में देख लो, दादाजी अपने अगर घर में दादाजी की सबसे ज्यादा चलती है, फिर पापा जी, फिर छोटे बच्चों की छोटी मोटी पावर है, तो हर तरह का पावर शेयरिंग हर जगह होती है। मम्मी को भी थोड़ी सी पावर है, तो कुछ चीजें होनी चाहिए। पावर शेयरिंग इसलिए दी जाती है, आप 24 घंटे दबा के नहीं रख सकते हर चीज को, तो वो फिर चलेगी नहीं ज्यादा दिन तक। ठीक है, प्यार से और या फिर थोड़ी थोड़ी पावर शेयरिंग रहेगी तो अच्छा लगेगा, तो बातचीत से मामला होता है। अब ये तो जो डेफिनेशन होगी, इसका अर्थ समझ में आ गया, मीनिंग ये है। फिर है कि आवश्यक क्यों है, नेसेसरी क्यों है, तो हेडिंग लगाओ सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता, ये हेडिंग है। द नीड्स ऑफ फॉर पावर शेयरिंग, उसमें पहला पॉइंट है टकराव को रोकने के लिए। मैंने कहा ना घर में भी टकराव हो जाएगा अगर 24 घंटे मम्मी को दबाया जाएगा पापा के द्वारा, तो दिक्कत है। थोड़ी बहुत पावर अलग सेपरेट होनी चाहिए। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, टकराव को रोकने के लिए कि सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग जो है वो सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। इससे जो भी सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में बिल्कुल सोशल ग्रुप में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं रहेगा, शांति रहेगी, और राजनीतिक हिंसा भी नहीं होगी। पॉलिटिकल जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं वो भी नहीं होगी अगर आपने बराबर मंत्री बना रखे हैं, बराबर एमपीज बना रखे हैं, तो ये सब व्यवस्था अच्छी बनी रहे, इसलिए जरूरी टकराव रोकने के लिए। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र की आत्मा, सोल ऑफ डेमोक्रेसी।
बिल्कुल सही है। अरे लोकतंत्र की आत्मा है पावर शेयरिंग। जिस देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सब इक्वल, जनता का, जनता के द्वारा चुना गया शासन, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है ना, वो डेमोक्रेसी है। तो लोकतंत्र का सोल आत्मा है पावर शेयरिंग, सबको बराबर आपने पावर दिए, यही तो डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार है, मतलब एक मेन बेस है, जरूरी है, और ये डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, विकास हेतु जरूरी है, क्योंकि आधुनिक जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो जनता के हाथों में, जनता जब चाहे, डेमोक्रेसी अभी की डेमोक्रेसी क्या है? खुद जनता वोट करती है, जब चाहे हटा सकती है, ठीक है ना। इसलिए सभी को बराबर रिप्रेजेंटेटिव मिले, प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए सभी सत्ता भागीदारी बने, सभी माध्यम, सभी ग्रुप के लोग जुड़े। आप देखा होगा अपने देश के अंदर भी ST SC की संख्या कम है, और ये थोड़े से पहले से पुअर हैं, कम एजुकेटेड थे, लेकिन इनको उठाने के लिए, सुधार करने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, आरक्षण की सुविधा की गई, बिल्कुल होनी चाहिए, और इनमें काफ़ी सुधार हुआ। आज ST SC में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी अच्छी आई है, एजुकेशन में भी अच्छे आए हैं, तो ये सब उनको छूट दी गई है ना, रिलैक्सेशन कहीं पर दिया गया है, बराबर पावर शेयरिंग हुई है, उनके लिए अलग से सीटें रिजर्व है। जहां पर ऐसा कह दिया कि भाई इस बार चुनाव में ST SC की सीट रहेगी, तो वहां पर जनरल OBC के बंदे खड़े ही नहीं हो सकते, तो ताकि हर किसी को बराबर रिप्रेजेंटेटिव मिले, प्रतिनिधित्व बराबर मिले, ठीक है ना भाई, ये है। और अगला क्वेश्चन जो है वो है सत्ता की साझेदारी के रूप या तरीके, मेथड्स या फिर फॉर्म्स, मेथड्स या फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कितनी तरह की होती है? तो बेसिकली इसमें एक तो है क्षैतिज वितरण, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? इसमें एक स्तर की सरकार, मतलब एक स्तर पर रहकर शासन विभिन्न, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकते। हर, जैसे अपने देश में भी देख लो, हमारे देश में तीनों है, कौन कौन? हमारे देश के अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों हमारे देश में अभी 8% मौजूद है। अब क्या होगा? जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल आजाद है, इस पर किसी तरह का फोर्स नहीं है। जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, जैसे कोर्ट जो होते हैं ना न्याय करने वाले, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन दोनों में कोई भी गड़बड़ हुई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो जुडिशरी न्याय करेगा, वो वैलिड होगा। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखती हैं कि कौन गलती करे तो वो इस पर आरोप लगा देगी, इस पर आरोप लगाए, ताकि मिलजुल के काम अच्छा रहे और थोड़ा बहुत डर भी रहे, ताकि काम सही होता है। तो इनके बीच में असीमित उपयोग नहीं कर सकता। हर अंग का मतलब है कोई सा भी, चाहे लेजिस्लेचर चाहे एग्जीक्यूटिव हो, वो एक दूसरे पर अंकुश रखता है। विभिन्न संस्थाओं के बीच में सत्ता का संतुलन बनता है। हमें भारत की सत्ता ऐसा देखने को मिलती है, हमें भारत के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, सेम तीनों हमारे यहाँ पर है, ठीक है, तीनों ऑर्गन। यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानून पर अंकुश करती है। बताओ, एग्जीक्यूटिव, यानी कि हमारे यहाँ पर काम कौन करता है? यानी पावर शेयरिंग इंडिया में देखने को मिलती है। एग्जीक्यूटिव जो पावर है इज कंट्रोल्ड बाय द जुडिशरी लॉज। मैंने कहा ना कि जुडिशरी जो है वो भाई काम मैन कौन करेगा देश में? एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव में हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई गलत काम हो रहा है, कहीं गड़बड़ दिख रही है, तो जुडिशरी न्याय करेगा। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेचर वहां पर न्याय करेगा, तो उस बात को माननी पड़ेगी, बिल्कुल। ये तो क्षैतिज हो गया, हॉरिजॉन्टल। ये ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली, ठीक है। इसमें क्या होता है? संविधान द्वारा सरकार के बीच में विभिन्न स्तर हो गए, ऊपर से नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उसके नीचे फिर आ जाओ आप, 3 सूचियां हो गई, संघ सूची, राज्य समवर्ती सूची। बड़ा शानदार डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में भी नीचे लोकल लेवल पर गवर्नमेंट, फिर 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट है अपनी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कांग्रेस लिस्ट, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों लिस्ट में अलग अलग पावर दी गई है कि इस लिस्ट में आने वाले का व्यक्ति ये है, पर्सन ये, इसमें आने वाली ये, इसमें आने वाली है। तो ये है बिल्कुल ऊर्ध्वाधर वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक बार पहले हिंदी पढ़ना चाहेंगे कि पूरे देश के लिए एक संघीय सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, देश के अंदर है, बिल्कुल है। फिर प्रांतीय, प्रांतीय का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, यानी एक गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश के लिए होगी, और फिर होगी नीचे प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, जिसको अपन राज्य सरकार बोलते हैं, पूरे देश के लिए वो हो गई अपने। फिर इसके बाद में दोनों के बीच में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार होगा, ये सब बातें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा कैसे कैसे होगा, ये सारी बातें हमारे संविधान में लिखी हुई है। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, दोनों के बीच में किस पावर को दिया जाए भाई। जैसे ऐसा मान लो कि रेलवे है,
आज रेलवे देश का हमारे भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, हमारी मिलिट्री जो फौज है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इसके अलावा जो नेशनल हाईवे से जो टोल टैक्स आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है, जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाती है। तो सारी बातें जो है ऐसा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इन क्षेत्रों से ही जो टैक्स वगैरह जो ले सकते हैं। बाकी स्टेट का जितना भी टैक्स होता है, राज्य का जो भी कर होता है वो पूरी राज्य सरकार के पास में रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहता है, लेकिन कुछ चीज़ों में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, कितनी पावर उसके पास में रहेगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान में साफ साफ मेंशन है। ये समझ में आपको आ गया। इसके बाद में सत्ता का विभिन्न सामाजिक समूह के बीच बंटवारा, ये भी है बिल्कुल। डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बिल्कुल सही बात है। खूब सारे सामाजिक समूह भी होते हैं जो भी मैंने बात की, जिसको अपन सामुदायिक सरकार बोलते हैं। फ्रेंच भाषी अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट बना लो, डच बना लो, जर्मन बना लो। तो ये भी एक तीसरा लेवल है बंटवारे का, ये भी कर सकते हैं। अपने भी है, सब जगह हैं, खूब जगह अलग अलग स्कूलें भी खुली हुई, जैसे मुस्लिमों के मदरसा खुले हुए हैं, ठीक है, गुरुकुल हैं, गुरुद्वारे में अलग से, मतलब डिफरेंट अपने अपने उनकी कम्युनिटी के लिए बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण जो है बेल्जियम वाली सामुदायिक सरकार, इस व्यवस्था का एक एग्जाम्पल हो सकता है। बिल्कुल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम जो है इसका गुड एग्जाम्पल है। और इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह की व्यवस्था में विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। मतलब ऐसा है कि भाई एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। सपोज ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा इलाका है जहां पर हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम कम है। एक इलाका ऐसा है जहां पर मुस्लिम ज्यादा बट हिंदू कम है, बिल्कुल मामूली से है। तो वहां पर फिर उनको वो ज्यादा, हमेशा ज्यादा वही वो जीतेंगे। फिर वो कैसे वहां के हिंदू कभी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व कर नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ सामुदायिक गवर्नमेंट ऐसी बना दी जाती है कि भाई हाँ, यहां से ये वाली सीट आपके लिए खाली है, चाहे वहां पर मोमडन ज्यादा रहते हो, बट आपको ही ये खड़ा बंदा कर सकते हैं, ज्यादा संख्या वाले लोग बंदे खड़े ही नहीं कर सकते, ताकि वो बंदा ऊपर उठे, अपनी बात को आगे रख सके। तो ये किसी एक कम्युनिटी को आगे लाने के लिए, कम्युनिटी को थोड़ी पावर बनाने के लिए काम किया जाता है। और फिर राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता की साझेदारी, ये तो है ही। पॉलिटिकल पार्टियां होती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, डिफरेंट पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो गई, आरएलपी हो गई, आरटीपी, डिफरेंट जो भी पार्टियां होती है देश के अंदर, वो सब अलग अलग पार्टियां हैं। सपा हो गई, ठीक है ना, ये जितनी भी पार्टियां मिलकर काम कर रही है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो राजनीतिक दल चाहे कोई से भी हो, वो आपस में कंपटीशन होती है, प्रतिस्पर्धा भी होती है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है, अच्छा काम होगा। और अपने पास में भी ऑप्शन रहेंगे कि भाई ये वाली सरकार ढंग से काम नहीं करी, इसको वोट करेंगे, इसको, इस बंदे को जिताएंगे, सीधी सी बात है। ये भी होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर मतलब कोई एक व्यक्ति के पास में ना रहे, हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, सब मजदूर सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना भाई। आपको जो मन करे कि जिस पार्टी को वोट दे दो, प्रेशर नहीं रहेगा। अगर एक पार्टी रहेगी तो फिर काम कैसे लेगा। और दूसरी बात, जैसे अगर दो पार्टियां हैं तो एक पार्टी दूसरे को ब्लेमबाजी तो करेगी, ताकि मामला थोड़ा रहेगा खींचताने वाला, तो काम होता रहेगा। डर जरूरी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन अपना रह जाएगा कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है, यानी सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है इस व्यवस्था को। क्या गजब का क्वेश्चन है कि जो जुडिशरी है उसकी नियुक्ति कार्यपालिका करती है ना, और कार्यपालिका पर अंकुश रखने का काम न्यायपालिका ही करती है आगे जाके। क्या जबरदस्त सिस्टम है, इसी को कहा जाता है, यह है चेक एंड बैलेंस, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव अपॉइंट द जुडिशरी, बट इट इज द जुडिशरी दैट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत ही शानदार चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। कंडीशन एक ही है, पहले मुझे सुन लिया होगा, चैप्टर समझने वाला था, और अब इस पूरे नोट्स को बना लेना। बहुत शानदार। स्टार्टिंग में जो मैंने कहानी सुनाई है वो पहले आपको सुननी जरूर है। पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर चुके हैं अपन, उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। फेडरलिज्म, संघवाद भी आपको शाम तक मिल जाएगा आज ही, ठीक है, वो भी बहुत शानदार चैप्टर है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, ठीक है, ओके।